बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है यूनिट 1 की। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 42 है। हमें वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मालूम करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो कंसेक्यूटिव है इसका मतलब होता है लगातार। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 नंबर हैं 5, 6 एंड 7। अब ये तीनों नंबर क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो 5 के फ़ौरन बाद 6 आता है, 6 के फ़ौरन बाद जो इंटीजर आता है वो 7 आता है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 9, 11, 12। क्या ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं? तो मैं कहूँगा ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि 9 के फ़ौरन बाद 10 आता है, तो यहाँ पर तो 11 आ गया। तो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है, जबकि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 42 के इक्वल हमें गिवन है। हमें वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मालूम करने हैं। तो यहाँ पर देखो हम सपोज करेंगे लेट x, पहले इंटीजर को हम x सपोज कर लेते हैं, दूसरे इंटीजर को x+1 और तीसरे इंटीजर को x+2 हम सपोज कर लेते हैं। लेट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंटीजर्स आर थ्री कंसेक्यूटिव को शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इन तीनों को हमने 3 लगातार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सपोज किया। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, यानी मैं यहाँ लिखूंगा बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक हमसे कहा गया है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो 42 के इक्वल है। यानी कि ये हमने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज किए, इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो 42 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से समझ लो। हमने यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर को x सपोज किया, सेकंड को x+1 और थर्ड इंटीजर को x+2 सपोज किया। अब ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट इंटीजर को x सपोज करें, सेकंड को x+1, थर्ड को x+2। हम सेकंड इंटीजर को x सपोज कर सकते हैं। अब देखो सेकंड इंटीजर को अगर हम x सपोज कर लेते हैं तो फिर फर्स्ट इंटीजर इस x से 1 कम होगा, यानी x-1 होगा, और थर्ड इंटीजर इस x से 1 ज़्यादा होगा, यानी x+1 होगा। तो इस तरह से भी हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सपोज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंटीजर, ये सेकंड इंटीजर और ये थर्ड इंटीजर, इन तीनों का सम हम 42 के इक्वल लेकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर मालूम कर सकते हैं। या तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम थर्ड इंटीजर को 1 सपोज कर लेते हैं। अगर हम थर्ड इंटीजर को 1 सपोज करते हैं तो फिर सेकंड इंटीजर को x-1 यानी x से 1 कम, ठीक है, और फर्स्ट इंटीजर को हम x-2 सपोज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस तरह से भी हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर होगा, ये सेकंड इंटीजर और ये थर्ड इंटीजर। इन तीनों का सम 42 के इक्वल लेकर भी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट इंटीजर x को लें, सेकंड इंटीजर x+1 को लें, थर्ड इंटीजर x+2 को लें। हम x-1 को फर्स्ट इंटीजर ले सकते हैं, x को सेकंड, x+1 को थर्ड, या हम x-2 को फर्स्ट इंटीजर, x-1 को सेकंड इंटीजर और x को हम थर्ड इंटीजर भी सपोज करके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंटीजर मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने x, x+1 और x+2 को 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज किया, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो हमें क्या करना है, जस्ट इस इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो ये x लिखेंगे प्लस x प्लस ये वाला x
ठीक है, 1 और 2, +1 +2 इक्वल टू 42। इस तरह से x और x 3x होगा, 3x लिखेंगे, +1 +2 3 होगा, 3 लिखेंगे, इक्वल टू 42। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x इक्वल होगा 42 +3 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये -3 होगा। तो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चलो अभी इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 3x 42 -3 39 लिखेंगे। अब देखो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर 39 को डिवाइड करेगा, तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल होगा 39/3। इस तरह से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आई 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर हमने क्या सपोज किया था x, सेकंड इंटीजर x+1 और थर्ड इंटीजर x+2। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर x है और x हमारे पास 13 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x और x की वैल्यू है हमारे पास 13। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इंटीजर 13 है। सेकंड इंटीजर हमारे पास x+1 है, x की जगह हम 13 लिखेंगे +1, तो हमारे पास जो सेकंड इंटीजर होगा वो 14 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर चलो मैं इसको इस जगह लिख लेता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू सेकेंड इंटीजर हमारे पास x+1 है, x की जगह हम 13 लिखेंगे +1 इक्वल टू 14। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से थर्ड इंटीजर है हमारे पास x+2। ठीक है, x हमारे पास 13 है +2, तो इस तरह से हमारे पास थर्ड इंटीजर 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मैं इस तरह से लिखूँगा, सो द थ्री कंसेक्यूटिव को शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, सो द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। 13, 14 एंड 15। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ AC is √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √15 square centimeter. Find the length AB in the form A √3 plus B √5 centimeter, where A and B are integers. तो देखो यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ABC की डायग्राम है। इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में ये जो साइड AC है ये बेस है और ये जो साइड AB है ये हाइट है इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में दो चीज़ें गिवन हैं। एक हमें बेस AC की लेंथ गिवन है जो इक्वल है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन है 1 प्लस √15 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC की हाइट मालूम करनी है, यानी लेंथ ऑफ AB हमें मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, तो देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बेस AC की लेंथ हमें गिवन है। ठीक है, जो इक्वल है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर के। ठीक है, इसी तरह से हमें एरिया गिवन है। इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC का एरिया हमें गिवन है जो इक्वल है 1 प्लस √15 स्क्वायर सेंटीमीटर के, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं।
हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी की हाइट मालूम करनी है। ठीक है, तो हाइट है लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, हाइट है हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी, ये हमें मालूम करनी है। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ ए बी मालूम करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वी नो डेट हमें क्या पता होना चाहिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के। ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट के। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है। अब देखो अगर मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाता हूँ तो 2 इंटू एरिया हो जाएगा, 2 इंटू एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब बेस जो है हमारे पास AC है और हाइट हमारे पास AB है। ठीक है, इस तरह से अब हमें लेंथ ऑफ AB मालूम करनी है। किस तरह से मालूम करेंगे, तो देखो AC मल्टीप्लाई हो रहा है AB से, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इंटू एरिया को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो है कि देखो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ AB, यानी लेंथ ऑफ AB हमें मालूम करना है, जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेता हूँ 2 टाइम्स द एरिया। ठीक है, 2 टाइम्स द एरिया। देखो अब एरिया जो है वो हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर की इक्वल है। 1 प्लस अंडर रूट 15 लिखेंगे हम अपॉन, और जो हमारे पास बेस है वो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर है। अब देखो हमें लेंथ ऑफ ए बी मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, और डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से हम न्यूमरेटर को, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैं 2 को 1 प्लस अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। अगर मैं 2 को 1 प्लस अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ देन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं 2 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा 2 इंटू, देखो हम 1 प्लस अंडर रूट 15 को डायरेक्टली अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 आएगा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे अंडर रूट 15 इंटू 3, इस तरह से। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे अंडर रूट 15 इंटू 5, इस तरह से। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब देखो हम लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3 लिखेंगे माइनस अंडर रूट 5 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 के फैक्टर्स लेंगे। किस तरह से, तो 15 के फैक्टर लूँगा मैं इस तरह से 5 इंटू 3, देखो 5 3 सा 15 होता है, 15 की जगह 5 इंटू 3 लिखा, इंटू ये वाला 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी हम 15 के फैक्टर लेंगे। किस तरह से, देखो 3 5 सा 15, ठीक है, इंटू ये वाला 5 आ जाएगा, इस तरह से अपॉन, अब देखो 2 रेडिकल साइन कटा 3 आएगा, माइनस 2 रेडिकल साइन कटेगा 5 आएगा, इस तरह से।
यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 × √3 माइनस √5 प्लस, अब देखो 3 × 3, 3 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा, 5 रेडिकल साइन के अंदर रहेगा, माइनस 5 × 5, 5 रेडिकल साइन से बाहर आएगा, 3 रेडिकल साइन के अंदर रहेगा। इस तरह से यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 3 माइनस 5 -2 होगा, -2 लिखेंगे, 2 और ये 2 कैंसल आउट होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, तो माइनस लिखेंगे। अब देखो √3 -5 √3 -4 √3 होगा, -√5 प्लस 3 √5 प्लस 2 √5 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, मैं इस जगह कर लेता हूँ रिमेनिंग पार्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 √3 होगा, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 √5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास लेंथ ऑफ ए बी है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी की हाइट हमने मालूम की, यानी लेंथ ऑफ ए बी हमने मालूम की। अब देखो हमारे पास जो लेंथ ऑफ ए बी आनी चाहिए वो किस फॉर्म में आनी चाहिए, a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर इस लेंथ को इस तरह से लिखूँगा, हैंस लेंथ ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाता हूँ इस तरह से, हैंस लेंथ ए बी इज़, इस तरह से लिख लें, क्या है हमारे पास 4√3, देखो 4√3 माइनस 2 √5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4√3 प्लस -2 इंटू √5, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो हमारे पास लेंथ a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर वाली फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a और b दोनों इंटीजर हैं, 4 और -2 ये दोनों इंटीजर हैं, √3 √5 √3 √5 और ये प्लस की साइन है, ये प्लस की साइन है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। अब देखो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो लिहाजा जो है कि हम इसको -2 लिखेंगे, ठीक है, -2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ ए बी a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर वाली फॉर्म में मालूम की। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 - 4/√2 मीटर। Express the area of the rectangle in the form a plus b√2 where a and b are integers। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेक्टेंगल की साइड्स की लेंथ गिवन है और हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है a प्लस b√2, यानी इस फॉर्म में हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। यहाँ पर ये जो a और b हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो देखो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ लेट रेक्ट एंगल की जो लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ रेक्ट एंगल 2 प्लस √18 मीटर है, 2 प्लस √18 मीटर है, ठीक है। इसी तरह से रेक्ट एंगल की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो 5 - 4/√2 मीटर है, ठीक है। हमें रेक्ट एंगल का एरिया मालूम करना है, यानी एरिया ऑफ रेक्ट एंगल मालूम करना है इन द फॉर्म a प्लस b√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है ये हमें पता होना चाहिए। हम लिखेंगे वी नो डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ हमें गिवन है 2 प्लस √18 मीटर और विड्थ है 5 - 4/√2
मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली इन दोनों फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 2 लिखेंगे प्लस, अब देखो ये अंडर रूट 18 है तो मैं 18 के फैक्टर ले लेता हूँ इस तरह से, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इस तरह से मैंने 18 के फैक्टर ले लिए, इनटू 5 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखो ये जो हमारे पास टर्म है -4 अपॉन अंडर रूट 2, मैं क्या करूँगा यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं रेशनलाइज करूँगा, यानी अंडर रूट 2 से हम न्यूमरेटर को, अंडर रूट 2 से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो एरिया इक्वल होगा 2 लिखेंगे प्लस 3 इंटू 3, 3 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा और 2 रेडिकल साइन के अंदर रहेगा, इस तरह से इंटू 5 माइनस 4 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, 4 अंडर रूट 2 होगा अपॉन, अब देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें पता होनी चाहिए, इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे इंटू 5 माइनस, अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 होगा इस तरह से। अब देखो इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम बहुत स्मूथली, बहुत आराम से मालूम करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम कर सकते हैं। तो अब देखो डायरेक्टली मैं इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करूंगा किस तरह से, 2 को 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से 3 अंडर रूट 2 को 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं 2 को 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 5 ज़ा 10, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 होगा। अब 3 अंडर रूट 2 को 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 3 5 ज़ा 15 होगा और ये अंडर रूट 2 आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा, 3 2 ज़ा 6 होगा, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 2 इंटू 2 लिख देता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, अब देखो दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 प्लस 11 अंडर रूट 2 होगा, ये माइनस 6 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा। अब देखो हम लिखेंगे 11 अंडर रूट 2 प्लस 10 माइनस 6 2 ज़ा 12, इस तरह से। ठीक है, तो 11 अंडर रूट 2 लिखेंगे, 10 माइनस 12 माइनस 2 होगा, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल a प्लस बी अंडर रूट 2 इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 11 अंडर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर मीटर। देखो लेंथ हमें मीटर में गिवन है, विड्थ मीटर में गिवन है, तो एरिया स्क्वायर मीटर में आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर 11 अंडर रूट 2 माइनस 2 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस 2 प्लस 11 अंडर रूट 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास ये जो -2 है ये a है, प्लस की साइन है, और ये जो b है ये 11 है, अंडर रूट 2 है, यानी a प्लस बी अंडर रूट 2 वाली फॉर्म में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम किया। अब इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, बुक में आंसर इस तरह से गिवन है तो हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम किया, जबकि लेंथ एंड विड्थ हमें गिवन थी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 के इक्वल है और डिफरेंस 22 के इक्वल है। तो देखो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स। वो दो नंबर कौन कौन से हमने सपोज किए, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई वो दो नंबर है जिनका सम 68 के इक्वल है और डिफरेंस 22 के इक्वल है। अब देखो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन इन दोनों नंबरों का जो सम है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 68 के इक्वल है और इन्हीं दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 22 के इक्वल है। तो देखो हमें ये दो नंबर मालूम करने हैं, यानी x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखो x और y की वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगेन लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 68, x माइनस वाई इक्वल टू 22। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो y कैंसल आउट हो जाता है, x और x 2x होगा इक्वल टू 68 प्लस 22 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x देखो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर 90 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90, तो x की वैल्यू हमारे पास 45 है। यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस x है तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस y प्लस y हो जाएगा, प्लस 22 माइनस 22 होगा। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, x और माइनस x ये कैंसल आउट हो जाएगा, y और y 2y होगा, 2y लिखेंगे इक्वल टू 68 माइनस 22 46 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 46 अपॉन 2 होगा। ठीक है, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर 46 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आएगी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू 23 आई। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड किया। अब देखो क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सही आई हैं, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। 45 प्लस 23 68 के इक्वल होता है, 45 माइनस 23 22 के इक्वल होता है, यानी इन दोनों नंबरों का सम 68 के इक्वल है, इन्हीं दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 22 के इक्वल है, लिहाजा x और y की वैल्यूज़ बिल्कुल सही आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हम इसके आंसर को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, देयरफॉर, तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे। पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस। बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि समर 2024 में लाहौर का जो मौसम था वो गैर मामूली तौर पर गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस। तो उस वक्त टीवी न्यूज़ ने टेम्परेचर रिपोर्ट किया था 48 सेल्सियस। बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करके, देखो ये जो फार्मूला है ये टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करने का फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल मालूम करेंगे, जबकि टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल हमें गिवन है। ठीक है,
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल 48, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल जो है कि वो हमें मालूम करना है। अब देखो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूला हमें गिवन है, यूजिंग फार्मूला। देखो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। ठीक है। अब देखो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल हमें मालूम करना है, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होगा 9/5 इंटू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल हमें गिवन है 48 प्लस 32 लिखेंगे। ठीक है। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होगा, अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 48 में से 45 माइनस करते हैं तो 3 बचता है। अब 3 तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 3 के आगे 0 आएगा तो 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ा 30। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 9 इंटू 9.6, 9 इंटू 9.6 प्लस 32, इस तरह से। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होगा, 9 को 9.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 ज़ा 54, 5 इस 9 के ऊपर जाएगा। ठीक है। 9 9 से 81, 81 और 5 86 होगा, तो 86 लिखेंगे और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 32 लिखेंगे। तो हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल होगा, अब देखो 8 और 3 11 होता है, 11 लिखेंगे, 6 और 2 8 होगा, 8 लिखेंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा और ये 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल मालूम किया, जबकि टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल हमें गिवन था। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल मालूम किया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि फादर और सन की एजेस का जो सम है वो 72 ईयर्स है। 6 साल पहले 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. 6 साल पहले फादर की एज अपने बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। What was son's age 6 years ago? 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, ये हमें मालूम करना है। तो देखो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, ये मालूम करने के लिए हमें प्रेजेंट एजेस पता होनी चाहिए, यानी कि फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या होगी ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे लेट एज ऑफ सन, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो हम लिखेंगे एज ऑफ सन एक्स ईयर्स है, यानी इस वक्त बेटे की एज एक्स ईयर्स हमने सपोज की। ठीक है। ईयर्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख रहा हूँ। एज ऑफ फादर, इस वक्त फादर की एज हम वाई ईयर्स सपोज कर लेते हैं, वाई ईयर्स। ठीक है। 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, 6 years एगो। 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, फादर की एज क्या थी, ये हमें देखना है। देखो 6 साल पहले सन्स एज, 6 साल पहले देखो इस वक्त बेटे की एज एक्स ईयर्स है, तो 6 साल पहले एक्स माइनस 6 ईयर्स थी। ठीक है। इस वक्त फादर की एज वाई ईयर्स है, तो 6 साल पहले फादर की एज, फादर्स एज वाई माइनस 6 ईयर्स थी। ठीक है। अब बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, देखो कंडीशन के मुताबिक दोनों की प्रेजेंट एजेस का जो सम हमें गिवन है, इस वक्त बेटे की एज एक्स ईयर्स है,
और फादर की एज वाई ईयर्स है। दोनों की एजेस का जो सम है वो 72 ईयर्स है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। 6 साल पहले फादर की एज y-6 ईयर्स थी और सन की एज x-6 ईयर्स थी, ठीक है। तो हमें ये कहा गया है कि 6 साल पहले फादर की एज अपने बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा थी। देखो ये बेटे की एज है x-6 ईयर और ये फादर की एज है। हमसे ये कहा गया है कि 6 साल पहले फादर की एज अपने बेटे की एज से 2 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x होगा, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 होगा, इक्वल टू y-6 लिखेंगे, y-6। इसको बगैर ब्रैकेट के लिखना चाहो तो बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। अब देखो इस इक्वेशन का सेटअप हम इस तरह से करते हैं, 2x y को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो -y होगा, इक्वल टू -12 राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये +12 हो जाएगा और ये -6 है, ठीक है। इस तरह से यानी 2x - y इक्वल टू 12 - 6 होगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब देखो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी ये हमें मालूम करना है और इस वक्त बेटे की एज हमने x ईयर सपोज की, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इस वक्त जो बेटे की एज है वो मालूम करनी है। तो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी वो भी हम मालूम कर लेंगे, यानी हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। अब x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, -y और ये y कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी बेटे की प्रेजेंट एज हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x + y इक्वल टू 72, x + y इक्वल टू 72, ठीक है। और 2x - y इक्वल टू 6, 2x - y इक्वल टू 6, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से y - y कैंसिल आउट हो जाएगा, x 2x 3x होगा, इक्वल टू 72 + 6 78 होगा, 78 लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर 78 को डिवाइड करेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 26 आई है। तो इस वक्त बेटे की प्रेजेंट एज 26 ईयर्स है। हमसे ये कहा गया है कि 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6 years ago, 6 years ago son's age was x - 6 इक्वल टू, x की जगह हम लिखेंगे 26 - 6 इक्वल टू 20 ईयर्स। तो 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, 20 ईयर्स थी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़ and sold for 1520 rupees. What was her profit percentage? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा गया है कि मिरहा ने 1500 रुपीज़ का एक टॉय ख़रीदा और 1520 रुपीज़ का बेचा। मिरहा को प्रॉफिट परसेंटेज के लिहाज से कितना हुआ था ये हमें बताना है। तो देखो मिरहा ने जो टॉय ख़रीदा था वो 1500 रुपीज़ का ख़रीदा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में मैं CP लिखूंगा, ठीक है। टॉय की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 1500 रुपीज़। इसी तरह से मिरहा ने वो टॉय कितने रुपए का बेचा था, 1520 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय
सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में SP लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से कितने रुपए का बेचा था, 1520 रुपीज़ का बेचा था, ठीक है। अब देखो हमें बताना क्या है, मिरहा को प्रॉफिट परसेंटेज के लिहाज से कितना हुआ था ये बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिहाज से कितना हुआ था मिरहा को ये बताना है। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि मिरहा को प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है 1520 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय 1500 रुपीज़ है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मिरहा को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 1520 माइनस 1520 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज के लिहाज से मालूम करना है। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इक्वल टू, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो प्रॉफिट है 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय है 1500 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब देखो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसल आउट होंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होगा, अब देखो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसल आउट हो गए, 20/15 लिखेंगे, 20/15 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अब देखो ये परसेंटेज की साइन आएगी, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, तो 4/3%। अब देखो हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके परसेंटेज बताएंगे। किस तरह से, 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.3333 एंड सो ऑन, इस तरह से आते जाएगा। तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटेज को यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो मिरहा को जो प्रॉफिट परसेंटेज के लिहाज से हुआ था वो 1.33% था। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at rate of 0.75%? देखो क्वेश्चन नंबर 8 परसेंटेज के लिहाज से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि तैयब की एनुअल इनकम यानी सालाना कमाई 9,60,000 रुपीज़ है। तैयब को 0.75% के लिहाज से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है, जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 रुपीज़ है। अब देखो एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होता है, ऐसा अमाउंट जिसकी छूट हो, यानी वो अमाउंट जो माफ़ हो। इसको समझते हैं हम इस तरह से, अगर तैयब को एनुअल इनकम 9,60,000 रुपीज़ पर 0.75% टैक्स पे करना पड़ता तो तैयब को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता। तो तैयब को कहा गया कि आपको 1,30,000 रुपीज़ की छूट है, यानी 1,30,000 रुपीज़ माफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि 9,60,000 रुपीज़ में से 1,30,000 रुपीज़ माइनस किए जाएंगे। तो जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इनकम, यानी वो अमाउंट इस एनुअल इनकम से कम होगा। तो कम अमाउंट पर 0.75% के लिहाज से तैयब को कम टैक्स देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है तैयब की एनुअल इनकम। एनुअल इनकम ऑफ तैयब 9,60,000 रुपीज़ है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी वो अमाउंट जो तैयब को माफ़ है, एग्जेम्प्टेड
अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट जिसकी तैयब को छूट है, यानी जो तैयब को माफ़ है, वो कितना है 1,30,000 रुपीज़ है। ठीक है। टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट 0.75% है। ठीक है। अब किस अमाउंट पर तैयब को 0.75% के लिहाज से टैक्स पे करना है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पर तैयब को 0.75% के लिहाज से टैक्स पे करना है। तो टैक्सेबल इनकम किसके इक्वल होगी, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एनुअल इनकम है 9,60,000 रुपीज़ माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 रुपीज़। ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम है 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 8,30,000 रुपीज़। तो तैयब को इस अमाउंट पर 0.75% टैक्स पे करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टैक्स, तैयब को कितना टैक्स पे करना है, तो टैक्सेबल इनकम से हम टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी तैयब कितना टैक्स पे करेगा ये आ जाएगा। 8,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75%। अब देखो 8,30,000 को 0.75% से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम आसान तरीका यूज़ करेंगे और वो तरीका क्या होगा, देखो 0.75% है तो 0.75% को हम लिख सकते हैं 0.75/100। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई होगी। देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, तो 0.75% को हम लिख सकते हैं 0.75/100। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 0.75 है ये डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको मैं वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं लिखूँगा 75/100। अब ये जो 100 है ये इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 75/100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 10,000। तो 0.75% को हम लिख सकते हैं 75/10,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8,30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75/10,000 से, तो मैं लिखूंगा 75/10,000 डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख दूंगा। ठीक है। अब देखो ये 4 0 और ये 4 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, नीचे 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो 83 × 75, 83 को हम 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6,225 इस तरह से। तो तैयब को 0.75% के लिहाज से इस टैक्सेबल इनकम पर 6,225 टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर प्रॉपर तरीके से, सो टैक्स इक्वल होगा 6,225 रुपीज़। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कहा गया है कि 3,75,000 रुपीज़ पर कंपाउंड मार्कअप कितना बनेगा ये हमें बताना है फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एक साल के लिए 14% के लिहाज से 3,75,000 रुपीज़ पर कंपाउंड मार्कअप कितना बनेगा ये हमें बताना है।
अब देखो इस अमाउंट पर कंपाउंड मार्कअप कितना बनेगा ये हमें बताना है। तो ये जो अमाउंट है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट करेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 3,75,000 रुपीज़ और रेट है, रेट को हम आर से डिनोट करेंगे, रेट है 14% और टाइम हमें गिवन है, टाइम टी 1 ईयर, ठीक है। अब हम सिंपल सा फार्मूला यूज़ करके कंपाउंड मार्कअप मालूम करेंगे। तो ये कंपाउंड मार्कअप इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम के। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 3,75,000 इंटू रेट 14% इंटू टाइम हमें गिवन है 1 ईयर, ठीक है। तो 3,75,000 इंटू 14% को हम लिख सकते हैं 14/100, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100 इंटू 1। अब देखो ये 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे। 3,750 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 52,500 रुपीज़, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस आंसर को हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। सो कंपाउंड मार्कअप इक्वल है 52,500 रुपीज़ के। तो इस तरह से इस प्रिंसिपल अमाउंट पर एक साल के लिए 14% के लिहाज से कंपाउंड मार्कअप बना 52,500 रुपीज़। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 1.3 के तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो आपको करवाए गए हैं।